एक समय की बात है। रोशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में पार्वती बाई नाम की एक बुढ़िया रहने आई। वो हमेशा घूंघट में रहती थी और कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। पार्वती बाई बहुत चालाक थी और गांव के लोगों को ठगने का काम करती थी। उसकी बहू शांति और बेटा सरजू भी इस धंधे में उसका साथ देते थे। वे गांव के लोगों को ये विश्वास दिलाते थे कि पार्वती बाई बहुत पहुंची हुई साध्वी है और हर समस्या का समाधान जानती है। गांव के लोग सीधे साधे थे और वे आसानी से पार्वती बाई की बातों में आ जाते थे। पार्वती बाई का घर गांव के किनारे पर था, जहां अक्सर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। गांव वालों के बीच पार्वती बाई घूंघट वाली बूढ़ी माता के नाम से प्रसिद्ध थी। सब लोग लाइन में चलो, घूंघट वाली माता जी सबको बारी बारी से ही उत्तर देंगी। पार्वती बाई के बेटा बहू लाइन में खड़े लोगों को अंदर भेजते जाते और पार्वती बाई उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताती जाती। घूंघट वाली माता जी की जय हो। माता जी, मेरे पति बहुत कमजोर रहने लगे हैं, जब देखो तब सोए रहते हैं, बिल्कुल निकट्ठू आलसी हो गए हैं। कोई उपाय या जड़ी बूटी बताइए जिससे इनका आलस दूर हो। इस मिश्रण को अपने पति को रोजाना पिलाना है, उनकी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। 500 के 5 नोट यहाँ रखने हैं। जय हो घूंघट वाली माता जी की। माता जी, मेरे व्यापार में आजकल बहुत घाटा हो रहा है, कोई उपाय? 100 रुपए के 10 नोट 5 मंगलवार एक रुमाल में बांधकर मुझे देने हैं। मैं उन नोटों की पूजा करूंगी, इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इसी तरह लोग पार्वती बाई की बातों में आकर वैसा ही करते, लेकिन उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों रहती। जिन लोगों के रिश्तों में खटास होती, पार्वती बाई उन्हें कहती। हर दिन एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए राशन की बोरियों और तेल घी उसे दान करने से रिश्ते सुधर जाएंगे। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती थी, पार्वती बाई उन्हें कहती, तुम्हें हर पूर्णिमा के दिन 101 चांदी के सिक्के चढ़ाने होंगे, इससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी। इसी तरह पार्वती बाई का परिवार मजे से उस गांव में रह रहा था। सुबह के समय पार्वती बाई घूंघट में रहती और रात के समय जब पूरा गांव सो जाता तो पार्वती बाई अपने बेटा और बहू के साथ खूब मजे से खाती पीती और खूब हंस हंस कर बातें करती। माँ, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। बस ऐसे ही तुम गांव वालों को अपनी चालाकी से ठगती रहो। वो दिन दूर नहीं जब हमारा शहर में अपना बंगला होगा, बाहर मोटर गाड़ी खड़ी होगी और खूब रुपया पैसा होगा। बस कुछ दिन और इस गांव में रुकना है, उसके बाद हम अपना नया ठिकाना बना लेंगे। ये लो माँ, तुम्हारे लिए आज बढ़िया मटर पनीर, हलवा, खीर, पूड़ी सब कुछ बनाया है। तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि तुमने कुछ बढ़िया नहीं खाया। ओहो, पहले ये घूंघट तो उतारने दो। इस घूंघट को घंटों सिर पर ओढ़कर मुझ बुढ़िया के पसीने छूट जाते हैं। एक तो गांव वालों के सामने ये साध्वी का ढोंग करते करते मैं तंग आ गई हूँ। अब जल्दी से पैसे जोड़कर बेटा यहाँ से रफू चक्कर होना है। ला, जल्दी से खाना दे दे, भूख लगी है। हाँ हाँ माँ, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। तभी पार्वती बाई को घर के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। सरजू बेटा, लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली है और मुझे देख भी ना लिया हो। जल्दी से उसे पकड़, कौन है वो, नहीं तो वो हमारा भेद सबके सामने खोल देगा। हाँ माँ, देखता हूँ। सरजू बाहर देखता है। एक लड़का उनकी बातें सुनकर भाग रहा है। ओए रुक, मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। सरजू जिस लड़के के पीछे भाग रहा था उसका नाम श्याम था। श्याम गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था। श्याम तेजी से दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। उस आदमी का नाम गोविंद था। सरजू जब ये सब देखता है तो वापस लौट जाता है। अंधेरे में सरजू को आदमी की शक्ल दिखाई नहीं देती। अरे अरे भाई, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों? श्याम अपनी गूंगी आवाज में कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर गोविंद को बात समझ में नहीं आती। गोविंद गांव के पंडित जी का भतीजा था, जो आज ही शहर से आया था। गोविंद श्याम को अपने साथ ले जाता है। गोविंद बेटा, ये श्याम है, बचपन से ही गूंगा है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए ये गांव में ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। जहां किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेता है और मंदिर में ही सो जाता है। हो सकता है ये कहीं से कुछ खाने का ला रहा हो और किसी ने इसे चोर समझ लिया हो। चाचा जी, मैं ये सच अभी पता लगा लेता हूं। श्याम, लो, ये रहा कागज और ये रहा पेन। तुम लिखना जानते हो ना? तो मुझे लिखकर बताओ कि आखिर क्या हुआ था, तुमने क्या देखा था? पंडित जी ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा रखा था और आज वही काम आया। श्याम ने सारी सच्चाई लिख दी कि पार्वती बाई किस तरह से अपने बहू और बेटे के साथ मिलकर गांव के सीधे साधे लोगों को ठग रही हैं।
पर गोविंद जानता था कि ऐसे उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ बातें तुक्के से पार्वती बाई की सच हो गई थी, जिससे गांव वालों का विश्वास उस पर दुगना हो गया था। गोविंद ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उधर पार्वती बाई को तसल्ली थी कि श्याम तो गूंगा है, तो वो उनके बारे में किसी से कुछ कह ही नहीं पाएगा, इसलिए वो और उसके बेटा बहू बेफिक्र हो गए। इधर गोविंद ने योजना बनाई और पार्वती बाई के घर गया। घूंघट वाली माताजी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरी एक बड़ी समस्या है जिसे हल करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे विस्तार से बताओ। माताजी, कल रात मेरे दादाजी ने सपने में आकर मुझे बताया है कि हमारे पूर्वजों का बहुत सारा कमाया हुआ धन जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा है और उस पेड़ के आसपास कुछ बड़े पत्थर हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो कौन सा पेड़ है और मुझे इतने बड़े जंगल में कहाँ मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो पेड़ कौन सा है जहां मेरे पूर्वजों का खजाना गड़ा हुआ है? खजाना? खजाने की बात सुनकर पार्वती बाई और उसके बेटा बहू लालच में आ जाते हैं। ये अच्छा मौका है इस लड़के को ठगने का। अगर एक बार ये खजाना हमें मिल जाए तो मुझे ये घूंघट डालकर लोगों को लूटना नहीं पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें इस बात का उत्तर कल दूंगी, तब तक तुम इंतजार करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे पूर्वजों का धन मिल जाएगा। गोविंद ने धन्यवाद किया और वहां से चला गया। माँ, लगता है अब वो दिन आ ही गया है जब तुम्हें इस घूंघट से मुक्ति मिलेगी। आज रात ही सारा गड़ा हुआ धन निकाल लेते हैं और सुबह सुबह यहाँ से भाग जाएंगे। उसी रात पार्वती बाई और उसके बेटा बहू के साथ धन खोजने के लिए जंगल चले गए। माँ, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके आसपास बड़े पत्थर हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि किस पेड़ के नीचे धन दबा हुआ है? बेटा, ये जितने भी पेड़ नजर आ रहे हैं सबके आसपास की मिट्टी खोद डालते हैं। किसी न किसी पेड़ के नीचे तो धन दबा हुआ मिल ही जाएगा। पार्वती बाई और उसके बेटा बहू सारे पेड़ों के नीचे की मिट्टी खोदने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें वो धन मिल जाएगा। तभी गोविंद गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। गोविंद गांव वालों के सामने पार्वती बाई का सच लाना चाहता था। गांव वालों ने पार्वती बाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो आप सबको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना कि ये पार्वती बाई आप सबको बेवकूफ बनाकर ठग रही थी। ये चालाक है, ये तीनों हमें ठगते थे। आज इनकी सच्चाई सामने आ गई है। पार्वती बाई, आपने हमें बहुत धोखा दिया है। मैं आपकी बातों में आकर अपनी सारी जमा पूंजी खो बैठी। शर्म आनी चाहिए पार्वती बाई, तुमने हम सब गांव वालों को धोखा दिया है। तभी गांव के जमींदार भी वहां आ जाते हैं। अरे, मैंने तुम सबसे कितना कहा कि इस तरह के अंधविश्वास में मत पड़ो, पर तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। गोविंद बेटा, आज तुम्हारे कारण ही पार्वती बाई का पर्दाफाश हुआ है, वरना ये तो घूंघट में रहकर अपनी चालाकी से न जाने और भी कितने लोगों को ठग लेती। ठाकुर साहब, पार्वती बाई को पकड़वाने में श्याम का भी हाथ है, क्योंकि श्याम अगर मुझे इनकी सच्चाई कागज पर लिखकर न बता देता तो ये तीनों पकड़े ही न जाते। श्याम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे रहने के लिए गांव में एक नया घर बनवाऊंगा ताकि तुम्हें इधर उधर भटकना न पड़े और तुम तीनों हवालात में रहोगे। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो कुछ ही देर में आने वाली होगी। चौधरी साहब, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और मैं वादा करती हूँ मैं अब किसी के साथ भी कोई ठगी नहीं करूंगी। मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगी। पार्वती बाई सबसे माफी मांगती है। उसके बाद सब गांव वालों की सहमति से पार्वती बाई और उसके बेटा बहू को गांव से निकाल दिया जाता है और उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है। बस प्रियंका, तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे यार। तू तो जानती है ना ये असाइनमेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे आज ही मॉडलिंग के लिए फोन आया और मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। नई नवेली दुल्हन लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका से उसकी बात मानने के लिए कह रही थी, लेकिन स्वाति, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तक उन लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक लड़की बहू बनकर घर नहीं आती ससुराल वाले उसका चेहरा नहीं देख सकते। बस 10 दिन की बात है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घूंघट में रहना। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कर देती है। स्वाति उसको अपनी शादी का जोड़ा पहना देती है और लंबे से घूंघट से उसका मुंह ढक देती है और खुद खिड़की के रास्ते वहां से भाग जाती है। प्रियंका शादी का जोड़ा पहने विदा होकर निखिल के घर आ जाती है। सब इस बात से अनजान थे कि इस घूंघट के पीछे स्वाति नहीं बल्कि प्रियंका है। शादी की रात निखिल प्रियंका से, अरे अब कमरे में भी घूंघट ही करोगी क्या? आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, बस आपकी खूबसूरती की तारीफें ही सुनी है।
वो क्या है ना जी, मैंने शादी को लेकर मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक मैं अपने ससुराल वालों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? मैं आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगले दिन निखिल ने सबको प्रियंका की मन्नत के बारे में बता दिया। फिर उसकी माँ कमला प्रियंका से बोली, लेकिन बहू, इस घूंघट के साथ तू खाना कैसे बनाएगी? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा तुझे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे वो कर, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? प्रियंका को सचमुच घूंघट में खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो घूंघट के साथ मसाले ढूंढ रही थी कि तभी निखिल रसोई में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको मसाले निकाल कर दे देता हूँ। वैसे भी इस घूंघट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ कैसी? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। निखिल ने प्रियंका की बहुत मदद की। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। इस घूंघट के साथ भी तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू, लेकिन आखिर कब हमें तेरा चेहरा देखने को मिलेगा? तेरी इस मन्नत के कारण अभी तक तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। बस कुछ दिन और माँ जी, फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी मतलब? मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, निखिल तू भी खाना खा ले। आप सब खाओ माँ, मैं इनके साथ बाद में खा लूंगा। सबको खाना खिलाने के बाद निखिल अपने और प्रियंका के लिए एक ही प्लेट में खाना रखता है और उसे खिलाने लगता है। ये लीजिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। घूंघट में आपको ठीक से दिखेगा नहीं ना। निखिल की अच्छाई देखकर प्रियंका उसे पसंद करने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि निखिल और ये ससुराल कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 10 दिन पूरे होते ही स्वाति यानी इस घर की असली बहू वापस आ जाएगी। ऐसे ही 10 दिन पूरे हो गए। प्रियंका ने स्वाति को बहुत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन स्वाति वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस शादी से भागना चाहती थी। ये तूने ठीक नहीं किया स्वाति, तू नहीं जानती तूने कितना अच्छा जीवन साथी खो दिया। अब मैं क्या करूं? मैं निखिल जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो बहुत अच्छे हैं। फिर प्रियंका ने एक बड़ा फैसला लिया और वो निखिल की पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी। अब उसने घूंघट भी हटा दिया और निखिल और उसके परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन एक रोज उनके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने स्वाति खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी 2 साल बाद? क्यों आई हो अब यहाँ? क्यों, मैं अपने ससुराल भी नहीं आ सकती क्या? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। प्रियंका उसे अंदर ले जाती है। अब बताओ, 2 साल बाद क्यों आई हो तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें इतने फोन किए तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अब क्या लेने आई हो यहाँ? सच तो यह है कि मैं हमेशा से इस शादी से भागना चाहती थी, इसीलिए विदाई के वक्त मैंने तुम्हें दुल्हन बनाकर भेज दिया और खुद भाग गई, और मैंने तुम्हें फंसा दिया। मुझे तो लगा था तुम 10 दिन के बाद सबको सच्चाई बताकर चली जाओगी, लेकिन लगता है पैसों के लालच ने तुम्हें रोक लिया। वैसे मुझे उस निखिल और इस ससुराल में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस 20 लाख चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? 3 दिन में मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। स्वाति प्रियंका की सहेली बनकर उसी घर में रहती है। 3 दिन बीत जाते हैं और आज प्रियंका बहुत डरी हुई थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। हे राम, मेरी तिजोरी से 20 लाख रुपए गायब हैं। निखिल बेटा, तू अभी जाकर सबके कमरे की तलाशी ले। निखिल सबके कमरे की तलाशी लेता है तो उसे स्वाति के बेड के नीचे 20 लाख रुपए मिलते हैं। हे राम, बहू की सहेली चोर निकली। निखिल बेटा, अभी पुलिस को बुला ले। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो इस घर की असली बहू हूं, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ। शादी होने के बाद ही स्वाति तुम्हें छोड़कर चली गई और उसने अपनी सहेली प्रियंका को इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ भेज दिया और आज पैसों के लिए यहाँ वापस आ गई। लेकिन सच कहूं तो ये बात मैं पहले से ही जानती थी। उस रात मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और आज मैं खुश हूं कि तुझ जैसी लड़की मेरी बहू बनकर घर नहीं आई। हमारे लिए तो प्रियंका ही हमारे घर की बहू है। अब जाती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ और कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। स्वाति वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कमला और निखिल प्रियंका के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।